तो वेलकम बैक गाइस। तो चलिए करते हैं अपने इस सीरीज को कंटिन्यू। कैसा होगा अगर हमारी पृथ्वी के नजदीक एक घोस्ट प्लैनेट आ जाए, जिसके कारण पृथ्वी के सारे जानवर और पौधे म्यूटेट हो जाएं और इंसानों का नामो निशान मिटाने लगे। क्या इंसान इससे लड़ पाएंगे? आइए जानते हैं इस मानवा में। मानवा के शुरुआत में हमसे पूछा जाता है, क्या आप डेस्टिनी पे भरोसा करते हो? और फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो पानी में गिरे जा रहा था, और हमसे फिर पूछा जाता है, क्या आप डेस्टिनी पे भरोसा करते हो? आपके हर अलग अलग चॉइसेस से क्या एंडिंग बदलती रहती है, या फिर आपके अलग अलग चॉइसेस से भी एंडिंग एक ही रहती है? हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो उसे पीछे नहीं छोड़ने के लिए कह रही थी। वह किसी चीज से डरी होती है। तभी हमें और कई लोग डर के भागते हुए दिखाई देते हैं, और एक बड़ा सा राक्षस उन सबको मारे जा रहा था। तभी उनमें से एक देखता है कि आगे बहुत बड़ी खाई है और सब बड़े पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं, और वो राक्षस डरावनी आवाज निकालते हुए पास आता जा रहा था। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो छुपी हुई थी, बस यही प्रार्थना कर रही थी कि वो राक्षस उसे ना ढूंढे। और इसी बीच उसके आंसू की एक बूंद गिरती है और वो राक्षस उसे ढूंढ लेता है। कैसा दिखाई भी रहा है यार। और वो राक्षस उस लड़की को मार देता है। तभी हमें हमारे मानवा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो खुद एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ था और सोच रहा था कि क्या नोवाइस ट्रायल्स बहुत मुश्किल है। अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि जॉब चेंज मटेरियल यूज करने के बाद अगर कोई घोस्ट स्टार पर 5 मिनट सरवाइव कर गया तो उसे ऑटोमेटिकली जॉब चेंज मिल जाएगी। पर यहाँ मामूली इंसान भी हैं जिनके लिए 1 मिनट सरवाइव करना भी मुश्किल है। हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी का नाम जियांग काई है, और वो घोस्ट स्टार प्लैनेट पर नोवाइस ट्रायल्स को क्लियर करने आया है। हम इसे पूरी सीरीज में जियांग के नाम से ही जानेंगे। भोस्टार वही ग्रह का नाम है जो पृथ्वी के पास 50 साल पहले एक दिन अचानक से आ गया, पर इसने पृथ्वी के ग्रेविटी और रोटेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर इसके जानवर और पौधों को म्यूटेट करवा गया, और जिसके कारण बड़े बड़े राक्षस बन गए जिसे बीस्ट गॉड के नाम से जानते हैं, और यह पूरी दुनिया पर तबाही मचा रहे हैं। और इसे कोई भी लेटेस्ट हथियार भी एक खरोच तक नहीं लगा सकती। इसी सबसे इंसानों को पता चला कि पृथ्वी पर बहुत सारे टेलीपोर्टेशन गेट्स अपीयर हुए हैं, जिसके अंदर जाने से इंसान घोस्ट स्टार पर जा पाएंगे, वो भी डिजिटल फॉर्म में, बिल्कुल वीडियो गेम्स के कैरेक्टर की तरह। घोस्ट स्टार वो लोगों ने देखा तो उन्हें घोस्ट स्टार बिल्कुल हमारे अर्थ जैसा दिखा, बल्कि अर्थ से भी खूबसूरत। और यहाँ पर लोग अपना जॉब भी चेंज कर सकते हैं और सभी को अपग्रेड भी कर सकते हैं, बिल्कुल वीडियो गेम्स के जैसे ही। और उन्हें ये भी पता चला कि अगर वो घोस्ट स्टार का लेवल अपग्रेड कर दें तो वही गेम वाली ताकत अपने साथ अर्थ पर भी ला सकेंगे, जिससे वो बीस्ट गॉड को आसानी से हरा पाएंगे। इन शॉर्ट, अगर जिंदा रहना है तो घोस्ट स्टार से पावर लो और पृथ्वी को बचाओ। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें एक्सप्लोरर्स कहा जाता है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं, और अब तक बीस्ट गॉड ने सभी लोगों को मार दिया था और बस जियांग ही बचा था। तभी बीस्ट गॉड जियांग पर भी हमला करने ही वाला था, और तभी जियांग अपने आप से पूछता है कि क्या वो घोस्ट स्टार पे अपने परिवार को छोड़कर बस मरने आया था। जियांग के फैमिली में उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है, जो जियांग के घोस्ट स्टार जाने के दिन बहुत खुश थे। पर जियांग ये जानता था कि उसकी छोटी बहन ने छोटी सी उम्र से बहुत कुछ सहा है ताकि जियांग घोस्ट स्टार जा सके। और उसका बड़ा भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत मेहनत करके पैसे जमा करता है। उसके किडनी फेलियर के बावजूद उसे भी पता है कि अगर 2 महीने में उसका ऑपरेशन नहीं करवाया जाए तो वो मर सकता है। फिर भी उसने जियांग के घोस्ट स्टार पे जाने के पैसे दिए, और जियांग मर के उन पैसों को जाया नहीं करना चाहेगा। तभी जियांग को एक तरीका सूझता है और वो एक दाव खेलता है। वो सीधे खाई में छलांग लगा देता है,
बीस्ट गॉड का अटैक सीधा उसके कंधे में लगता है और वो खाई में गिरने लगता है। तभी उसकी आंखों के सामने एक विंडो ओपन होता है जिसमें एक स्पेशल कंडीशन को ट्रिगर किया है। जियांग ने अपने आप को बचाने के लिए एक दांव खेला था, इसीलिए उसे एक हिडन करियर दिया जाता है और उसका जॉब ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है और उसका प्रोफेशन रहता है एक गैम्बलर का। हमारे सेकंड चैप्टर के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर पिछली बार की तरह पहाड़ी से जंप कर चुका होता है और वह खाई के बिल्कुल नीचे में ज़मीन पर पड़ा होता है और वह दर्द के मारे करा रहा होता है, बट उसे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो अभी कहाँ गया। उसने तो खाई से जंप मारी थी तो उसे लगा था कि वो अब नहीं बचेगा, बट वो अपने आसपास देखता है तो उसे दिखाई देता है कि जो बीस्ट गॉड ने उस पे जो कांटे वाला हथियार फेंका था वो अभी भी उसके साइड में ही पड़ा हुआ था। वो फिर अपने बाहों को चेक करता है जहाँ पे उसे चोट लगा था, बट वो देखता है कि वो चोट एकदम से गायब हो गई है। उसका स्किन पूरी तरह से एकदम नॉर्मल हो चुका है, उसके सारे रिकवरीज हो चुके हैं बिल्कुल पूरी तरह से। फिर उसके सामने अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है और एक गॉडेस अपीयर होती है और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि आपने जॉब चेंज अपने समय पे कर लिया था, इसके कारण आपके सारे एट्रीब्यूट्स रिफ्रेश कर दिए गए, मतलब इसका लेवल अपग्रेड कर दिया गया है। और अभी ये बिल्कुल गॉडेस से बता रही है कि तुम एक तरह से फिर से रिस्पॉन हो गए हो अपनी पूरी हेल्थ के साथ। जैसे वीडियो गेम्स में नहीं होता, जैसे माइनक्राफ्ट में आप एक बार मरते हैं तो फिर रिस्पॉन होते हैं, आपका हेल्थ फुल रहता है, सेम उसी की तरह हमारे मेन कैरेक्टर के साथ हुआ था। लेकिन मेन कैरेक्टर एकदम डाउट में रहता है। वो पूछता है क्या तुम एक एआई हो जो कि डेविल स्टार में एग्जिस्ट करती हो, बट गॉडेस उसे अपने नोटिफिकेशंस के द्वारा जवाब देती है कि तुम ऐसा भी सोच सकते हो और तुम्हें तुम्हारी जॉब चेंज के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तभी वो बोलती है कि मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हारे टैलेंट्स कौन से हैं और तुम उन्हें एज ए गैम्बलर कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उसे वो अपना पहला टैलेंट बताती है जो कि होता है मल्टीप्लायर, और उसमें उसे पता चलता है कि उसके सारे सिस्टम की जो रिवार्ड्स आएंगे या फिर कोई भी अगर उसे पेनल्टी पड़ती है तो वो ट्रिगर हो जाएगी ये वाला टैलेंट मल्टीप्लायर वाला, और उसे 2 टाइम्स मिलेगा मल्टीप्लायर। मतलब उसे अगर कोई रिवार्ड मिलेगा वो भी 2 टाइम्स होके मिलेगा, और जो मान लो कोई पेनल्टी पड़ती है तो वो भी उसे 2 गुना होके मिलेगी। इस टैलेंट की एक स्पेशल फीचर भी होती है कि 100 में से 1% चांस में ऐसा हो सकता है कि एक सुपर मल्टीप्लायर वाला ट्रिगर कर जाएगा कंडीशन, जिसके कारण उसके जो रिवार्ड्स रहेंगे वो 10 गुना हो जाएंगे। कोई भी अगर रिवार्ड मिलेगा या फिर कोई पेनल्टी भी मिलेगी तो 10 गुना होके मिलेगी। अब गॉडेस उसे बताती है कि तुमने मल्टीप्लायर वाला टैलेंट तब ट्रिगर किया था जब तुम्हें मल्टीप्लायर टैलेंट मिला था, मतलब समझ रहे हो, सोने पे सुहागा हो गया, इसीलिए उसे एक एक्स्ट्रा टैलेंट दिया जाएगा। और उसे जो दूसरा टैलेंट गैम्बलर के अंदर मिलता है वो है ट्रिगर्ड। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम एक्साइटेड हो जाता है और उसे पूछता है वो क्या होता है, क्या मुझे 2 टैलेंट्स मिल सकते हैं मेरे जॉब चेंज के पास, जबकि बाकी सबको तो एक ही मिलते हैं। तो उसे गॉडेस बोलती है हाँ, तुम्हें 2 टैलेंट मिले जाएंगे और ये इफ़ेक्ट तुम्हारे सेकंड टैलेंट की वजह से है और उसके जो अभी एट्रीब्यूट्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके कारण है। तो उसे सेकंड टैलेंट जो उसका है उसके बारे में उसे बताया जाता है जो कि होता है सुपर क्रिटिकल। उसमें गॉडेस उसे बताती है तुम्हारा क्रिटिकल हिट डैमेज बढ़ा दिया गया है 20,000% से, मतलब तुम कोई भी अगर हिट करोगे तो उसे 20,000 टाइम्स ज़्यादा उस पर फोर्स पड़ेगा और उसे डैमेज ज़्यादा मिलेगा। तो उसका जो इनिशियल क्रिटिकल हिट था वो 0.1% सेट कर दिया गया है। तभी हमें अपनी मेन कैरेक्टर जियांग की एट्रीब्यूट पैनल दिखाई जाती है, जिसमें जियांग का पहले दिया जाता है कि वो एक पास्ट राइडर है। तो उसमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जियांग लिखा जाता है, उसका प्रोफेशन हमें गैम्बलर बताया जाता है और वो फिलहाल लेवल 1 पे है। और उसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं स्ट्रेंथ 4, फिजिक 8, एजिलिटी 12, माइंड 12, डिफेंस 0 और एक्सपी पॉइंट 0 रहते हैं। और टैलेंट में वही 2 मल्टीप्लायर और सुपर क्रिटिकल जो अभी हमारे मेन कैरेक्टर को मिले होते हैं। मेन कैरेक्टर एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मेरे पास 36 बेस एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। तो उसे फिर वो गॉडेस को बोलता है एक्साइटेड होते हुए कि वैसे तो नॉर्मली 20 बेस एट्रीब्यूट पॉइंट सबको मिलते हैं जॉब चेंज के बाद, तो मेरे पास 36 क्यों है।
तो गॉडेस उसे अपने नोटिफिकेशन पैनल के थ्रू आंसर देती है, तुम्हें ये एट्रीब्यूट्स पॉइंट तब रिवार्ड किए गए थे जब तुमने अपनी जॉब चेंज को कंप्लीट किया था और तुम्हारे पास मल्टीप्लायर टैलेंट भी था। तो ये मेन कैरेक्टर सरप्राइज होते हुए बोलता है इसका मतलब है कि पॉइंट्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर मेन कैरेक्टर अपने दिमाग में सोचता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जब मैं लेवल अप करूँगा डेविल स्टार पे तो मेरे 20 पॉइंट मुझे मिलने चाहिए, 10 के 10 तो नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरा मल्टीप्लायर काम करेगा और वो 10 के 20 कर देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एक ही बार लेवल अप करूं और ये दूसरों के 2 बार लेवल अप करने के बराबर हो। देखो लेवल अप अपना मेन कैरेक्टर जियांग एक ही बार करेगा, बट उसके पास मल्टीप्लायर स्किल है, तो क्या करेगा, मल्टीप्लायर से उसका लेवल 2 नहीं हो सकता। यही हमारा मेन कैरेक्टर फिलहाल सोच रहा है। तो वो अपने नोटिफिकेशन पैनल को देखता है और फिर से सोचता है कि और मेरे पास एक दूसरा टैलेंट भी है जो कि है सुपर क्रिटिकल, और मेरे पास दूसरों के पास तो सिर्फ 200% क्रिटिकल ही डैमेज ही होता है, जबकि मेरे पास तो 20,000% है। तो इवन दो कि मेरे पास सिर्फ 0.1% क्रिटिकल हिट का ही चांस है, मतलब नॉर्मल जो क्रिटिकल हिट का चांस रहता है वो समथिंग 1-2% रहता है होगा दूसरे प्लेयर्स का, बट इसका जो क्रिटिकल हिट डैमेज इतना हाई किया हुआ है 20,000 टाइम, इसीलिए इसका क्रिटिकल हिट चांस गॉडेस ने 0.1% कम कर दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जब तक मैं अपना क्रिटिकल हिट चांस इंक्रीज कर सकता हूँ मेरा डैमेज भी एकदम से बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा फ्यूचर में, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। इसीलिए और फिर वो जो बीस्ट गॉड नहीं, उसे नहीं एक रॉड टाइप की चीज़ से फेंक के मारा था जो उसके शोल्डर में लगी थी, उसके तरफ वो देखते हुए सोचता है क्या ये वही वेपन है जिसने मुझे उस इंसान की तरह दिखने वाले बीस्ट ने फेंक के मारा था अभी कुछ देर पहले। मैं अपना जॉब चेंज कंप्लीट करना चाहता था जल्द से जल्द, ताकि मैं डेविल स्टार जा सकूं और कुछ पैसे कमा सकूं ताकि मेरे भाई की किडनी की सर्जरी हो सके। बट अब वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि किसी का प्रोफेशन कितना भी वीक रहे डेविल स्टार में, तुम फिर भी अर्थ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो वही देखो नॉर्मल जो जैसे उसमें नहीं होता हमारी दूसरे मानवा में कि जो हंटर बन जाते हैं तो वो पैसा कमा सकते हैं, वो मतलब कोई भी पार्टी में डंजन में हंटिंग करने जाएंगे और पैसे कमा सकते हैं। वही चीज़ हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है कि कोई किसी का प्रोफेशन कितना भी वीक रहेगा फिर भी वो किसी तरह से अर्थ पे पैसे कमा सकता है। पर मेन कैरेक्टर फिर सोचता है कि बट मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा रिक्वायरमेंट ट्रिगर कर दूंगा और मेरे पास इतना सीक्रेट प्रोफेशनल गैम्बलर आ जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत लकी चीज़ है। उसके बाद मेन कैरेक्टर अपने हाथों में वही मॉन्स्टर का हथियार उठाते हुए देखता है। देख रहे हो क्या एपिक फोटो आई है। उसके बाद मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे लगता है कि ये सब मेरे लिए अर्थ पे जाने के लिए इनफ होगा, ताकि मेरे भाई के लिए सर्जरी के लिए पैसे मेरे पास जमा हो जाए। इतना तक तो पावर उसे लग रहा था कि सफिशिएंट होगा और मैं इसे पैसे जल्द से जल्द जमा कर पाऊंगा। उसके बाद फिर ये सोचता है क्या मैं अपने ज़िंदगी को कुछ बेहतर बना सकता हूँ फ्यूचर में जाके अगर मेरे पास ये टैलेंट रहे। और वो फिर से अपनी नोटिफिकेशन स्क्रीन की तरफ देखता है जिस पे अभी भी लिखा हुआ था कि आपने अपना जॉब चेंज कंप्लीट कर लिया है, आप अपना मिशन कंप्लीट करें। और हमें उसका मिशन दिखाया जाता है जो कि रहता है डिवाइन ग्लोरी सिटी में पहुँचना है उसे, वो भी सेफली। उसके बाद मेन कैरेक्टर सोचता है बट मैंने अपना जॉब चेंज कंप्लीट कर लिया और ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये तो मेरा बिगिनर्स ट्रायल ही चल रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो नोटिफिकेशन की तरफ देखते हुए ये सोच रहा होता है। उसके बाद जस्ट नोटिफिकेशन में उसके सामने स्ट्रेट मैप ओपन हो जाता है भाइयों, जैसे गूगल मैप्स नहीं होता सिंपल उसी तरह एक मैप ओपन हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है ये तो मैंने मेन गोल अपने बिगिनर ट्रायल के कंप्लीट कर लिए हैं, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए जो कि है इसका डेस्टिनेशन ऑफ द बिगिनर एरिया, मतलब हमें फाइनल जगह में पहुंचना है जो कि है डिवाइन ग्लोरी सिटी, जो हमें ये भी नोटिफिकेशन में नहीं दिखा रहा था। सेम चीज़ हमें वहाँ पहुंचना है 7 दिन में। और ये देख रहे हो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम फ्लैश की स्पीड्स में भाग रहा है। और देख उसके बाद वो सोचता है कि बट ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत मुश्किल है वहाँ जाना, वो तो सेफली में बिगिनर्स एरिया तो बहुत सारी मॉन्स्टर से भरा रहता है और मिशन तो फेल होगा ही होगा अगर तुम मारे जाते हो तो तुम वहाँ क्या अर्थ पे टेलीपोर्ट किए जाओगे या फिर नहीं किए जाओगे, अपने माइंड में वही सोच रहा होता है। और उसके आसपास देख रहे हो भाई क्या डरावनी चीज़ें हैं, पेड़ों पे आंखें उगी हुई। तो वो सोचता है कि हमारा फिजिकल बॉडी अर्थ पे ही है। मैंने तुम्हें बताया था ना वो जो डिजिटल फॉर्म में जाता है, ऐसे नहीं वीडियो गेम्स में कि आप हाथ में वो मारियो वाला गेम खेल रहे हो बट आपका कैरेक्टर आप मारियो वाला उसमें यूज़ कर रहे हो बट आप तो फिजिकली अर्थ पे बैठे हो ना। वही हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि
कि हमारा फिजिकल बॉडी तो अर्थ पे, उसमें तो कोई डैमेज या फिर सफरिंग नहीं होगा अगर हम डेविल स्टार पे मरते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि सिर्फ अमीर ही ऐसा सोच सकते हैं कि ये कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है। बट मेन कैरेक्टर बताता है कि रीलॉगिंग मतलब फिर से अगर हम डेविल स्टार में आना चाहें तो उसके लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए हम सिर्फ जो अमीर लोग रहते हैं उनके पास वो जितना मन चाहे उतनी बार ट्राई कर सकते हैं, और वो अपनी कोई गलती भी कर लें तो उनके लिए उसके पास बहुत पैसे रहते हैं, वो फिर से मेकअप कर लेंगे, हाँ भाई पैसे दे के काम कर लेते हैं फिर से। और जो गरीब लोग रहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरह, उन्हें ये पहले ट्राई में ही क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए दूसरा चांस नहीं है ना। हमारे मेन कैरेक्टर के पास पैसे नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर को देखो दूर से एक चीखने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने की, और मेन कैरेक्टर उसकी तरफ दौड़ के जाता है और वो सोचता है कि ये चिल्लाने की आवाज़ तो बहुत सुनी सुनी सी लग रही है, तो क्या ये उसकी हो सकती है। तब वो देखता है एक बड़ा सा सांप एक लड़के की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि देख रहा है एकदम बच्चे की तरह, लेकिन इसके पास भी पावर है। इसके हाथों में देखो ग्लो कर रहा है, एकदम शील्ड फायर वाली पावर लग रही है, और वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ, कोई बचाओ। देख रहे हो बच्चे की तरह दिख रहा है। उसके बाद वो देखो अपने बाहें इधर उधर किसी भी तरह डायरेक्शन में घुमा रहा होता है बचने के लिए, और कह रहा होता है कि मेरे पास मत आओ, मुझे सांप से डर लगता है। और ये अपने मेन कैरेक्टर का बचपन का दोस्त रहता है जिसका नाम युआन जू रहता है, तो इसे हम युआन के नाम से जानने वाले हैं। उसके बाद मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये तो बिल्कुल जू की तरह, युआन की तरह आवाज़ कर रहा है। देखो यार उसका नाम यान जू है, कहीं कुछ आगे पीछे हो सकती है। तो वो बोलता है कि वो तो लगता है सांपों से सराउंड हो गया है। तो फिर ये देखता है और सोचता है कि वो तो सांप बहुत जहरीले लग रहे हैं, और उनके सामने तो वो जो मैंने बीच से सामना किया था ना, वो जो इंसानों की तरह दिख रहा था, वो भी बस इनके एक बार काटने से वो मर सकता है। पर यहाँ तो 3-3 सांप उसके पीछे पड़े हैं। फिर वो पीछे से चिल्लाता है कि युवान तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो जो बीस्ट कोड वाला हथियार रहता है स्पाइक, उसे ही लेके चला जाता है उन सबसे लड़ने के लिए। तो हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ चुका होता है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और तभी उसका दोस्त उसे देख के बोलता है काय मेरे बारे में भूल जाओ, तुम बस आगे जाओ, मतलब तुम किसी तरह से अपना जान बचा के यहाँ से भागो। फिर वो बताता है कि ये सांप जो है ना, इनका एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है और भाई बहुत जहरीले हैं, और बिगनर हमारे जैसे जो शुरुआती लोग हैं ना, अगर ये इनको ये सांप काट लिए तो भाई कोई चांस नहीं बचने का। और फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उसके तरफ जो बीस्ट गॉड वाला हथियार नहीं रहता वो फेंकते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो। और तभी उसका दोस्त देखता है उसके जस्ट पीछे एक सांप जाकर पेड़ पर एकदम जोर से टकराता है और वो एकदम शॉक हो जाता है, और फिर वो देखता है कि सांप मर चुका है। तभी उसका दोस्त सरप्राइज होते हुए बोलता है क्या तुमने बस एक ही बार में एक सांप को मार दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं जुकी को यूज करता हूँ ताकि वो सांपों को डिस्ट्रैक्ट करे और तभी मैं सबको पीछे से आसानी से मार सकूंगा, बट अब तो मैं एकदम फंस चुका हूँ क्योंकि उस सांप को मारने के बाद सबकी नजर मेरी तरफ ही आ गई है और अब सब मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और तभी उसका दोस्त चिल्लाते हुए बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ काय, ये सब सांप तो बहुत जहरीले हैं, उनकी एजिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम स्टाइल वाले पोज में तीनों के हमले से एक ही साथ बच जाता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और ये देख के भी भाई इसका दोस्त एकदम शॉक हो जाता है, अरे तूने इतने अच्छे से तीनों को डॉस कर लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, मेरे जितने स्टैट थे सब तो मल्टीप्लाई हो गए जॉब चेंज होने के बाद, मेरी एजिलिटी एक लेवल 1 पे होते हुए भाई लेवल 2 के बराबर है, और भाई साहब मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, ये तो लेवल 1 के स्नेक है, ये तो मेरे सामने एकदम चिमनी है। और तभी वो अपना हथियार उठाते हुए बोलता है कि जूजी, देखो उसके दोस्त का नाम जूजी रहता है, जूजी इनका ध्यान भटकाए रखो और मैं पीछे से सबको तबाह करते जाता हूँ। फिर वो ऑलराइट बोल के सबकी तरफ मतलब देखो ध्यान भटकाने का काम स्टार्ट कर देता है अपना चुस्त बना के। फिर दिखाया जाता है दोनों में तकरार हो रही होती है और कुछ देर बाद का सीन हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने सभी सांपों को मार दिया होता है और भाई उसका दोस्त फिर से एकदम हैरान हो जाता है कि क्या, मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया और तूने इतनी देर में सबको मार दिया भाई साहब। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्टैट फिर से चेक करता है और बोलता है कि मेरा प्रोफेशन तो मतलब मेरे प्रोफेशन में स्ट्रेंथ तो बहुत कम होना चाहिए था, एजिलिटी ज्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं हुआ, मैं तो इतनी आसानी से सबको मार पा रहा था। मतलब एक्चुअली उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था आसानी से कैसे मार पा रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो मेरे पास बीस्ट गॉड वाला हथियार नहीं है जो मैंने बीस्ट गॉड से मुझे मिला था, ये तो लगता है बहुत अच्छा हथियार है, इसी के कारण मैं अपना इन सबको मार पाया, हो सकता है ये हथियार मेरा स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हो, वही वो सोच रहा होता है। और तभी भाई उसका दोस्त आगे पीछे से एकदम बचकाने वाले आदतों की तरह उसे हक कर देता है और बोलता है अरे वाह, मैंने तो सुना था कि बिगिनर्स इन सांपों से मर जाते हैं और तूने तो उन्हें ही मार दिया यार, तूने वो कैसे किया जरा बताना, मुझे भी बताना। और हमारा मेन कैरेक्टर का दम घुट रहा होता है और वो दूर होते हुए बोलता है अरे मैं तो बस लकी हो गया था और मैंने देख अपना जॉब चेंज कंप्लीट कर
कर लिया था तो मुझे गैम्बलर प्रोफेशन मिला था। देख मैं जो तुझे बता रहा हूँ तू ये आसपास किसी को नहीं बताएगा। और फिर इसका दोस्त शॉक हो जाता है, क्या गैम्बलर? ये बोलता है मुझे तो नहीं पता कि वो क्या है, बट मेरा प्रोफेशन भी उतना बुरा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है उसका प्रोफेशन एक मार्शल आर्टिस्ट का होता है। और फिर जैंग खुशी से बोलता है, मार्शल आर्टिस्ट? अरे वाह, तुमने तो भाई इतनी देर तक उन सांपों का सामना किया, इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे हो, तुम्हारे पास प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है। और ये तो मतलब टॉप 5 प्रोफेशन में आता है मार्शल आर्टिस्ट वाला। उसके बाद फिर ये मेन कैरेक्टर बोलता है कि डेविल स्टार पे कितने प्रोफेशन है वो कोई नहीं जानता है, पर देखो गोस्ट स्टार पे जो भी पहले आता है उसका पहला काम होता है जॉब चेंज करना। और तुम्हें कैसा प्रोफेशन मिलेगा ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुमने जॉब चेंज मटेरियल कौन सा यूज किया है। कोई मटेरियल यूज करके जॉब चेंज किया जाता है। ये बात हमने पहले देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर ने कैसे जंप किया था और वो भाग्य के भरोसे उसे गैम्बलर मिल गया था। ये हमें बता रहा होता है कि और वो जॉब चेंज मटेरियल यहाँ आने से पहले खरीदना होता है। और फिर हमें बहुत सारे जॉब चेंज मटेरियल्स दिखाए जाते हैं। और फिर ये बताता है कि ऐसा तो बहुत बार होता है कि अमीर लोग बहुत ज्यादा पैसे इस्तेमाल करते हैं इस पे और एक बहुत महंगा वाला बहुत ताकतवर जॉब चेंज मटेरियल खरीदते हैं। इस तरह से उन्हें बहुत अच्छा प्रोफेशन मिलता है जब वो डेविल स्टार पे आते हैं। और देखो हमें कुछ प्रोफेशन इसमें दिखाए जाते हैं, जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट हो गया, फिर पैलेडिन हो गया और फिर एग्जीक्यूशनर। उसके बाद वो बताता है बट गरीबों के लिए सबसे सस्ता वाला मटेरियल खरीदते हैं और उनका प्रोफेशन भी बहुत कमजोर वाला रहता है और उन्हें प्रोफेशन भी एकदम रैंडमली मिलता है, मतलब कुछ भी मिल सकता है क्योंकि वो सस्ता वाला पत्थर यूज करते हैं ना। वो अपने दोस्त जियांग बोल रहा होता है, पर तुम्हें तो इसके लिए 50 मिलियन चाहिए थे, तो क्या तुम्हें कहीं से लोन लिया है तुमने? देखो लोन शार्क को कोरिया वाले, क्या तुमने कोई लोन शार्क से पैसे लिए हैं क्या? तभी उसका दोस्त हंस से बोलता है, अरे नहीं ये तो एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और तभी बोलता है, अच्छा तो चलो इन सांपों को ले जाते हैं और मैंने सुना है कि इन्हें हम पैसों के लिए बहुत ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि डेविल स्टार पे जो भी कुछ तुम मारोगे उसके बदले तुम्हें कुछ आइटम्स मिलेंगे या फिर उसका वो बॉडी वगैरह मिलेगा जिसके लिए तुम ट्रेड कर सकते हो। और तुम्हें उससे जो पैसे मिलेंगे ना, एक्चुअली मैं उससे प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली की जितनी मदद हो सके डेविल स्टार से कमाए हुए पैसे से करूँ। फिर वो सब कुछ दिखाया जाता है। उसके बाद फिर मेन कैरेक्टर सांप को उठाते हुए बोलता है, देखो डेविल स्टार के जितने सारे आइटम्स है ना, जैसे कि जैसे हमने सांपों को मारा तो इसका वो डेड बॉडी हो गया, या फिर हम जो इक्विपमेंट्स लाएंगे ये सब क्या होता है ना, कार्ड के फॉर्म में रहता है। देखो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ा है ना, यही कार्ड के फॉर्म में रहता है ताकि इन्हें कैरी करने में आसानी रहेगा और ये कार्ड आराम से ट्रेड कर सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं। और जिस तरह से मैं लड़ाई कर रहा था ना, मुझे तो लगता है कि मेरा जो गैम्बलर वाला प्रोफेशन है ये तो मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी झाड़ियों के पीछे से एक लड़की निकलती है, उसे बोलती है, अरे तुम लोग। फिर उसका दोस्त एकदम डर जाता है, अरे वो क्या है? उसका मेन कैरेक्टर चिल्ला के पूछता है, वहां पे कौन है? तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बाहर निकल के बोलती है, मेरा नाम तू आई है और मुझे तो ये ट्रायल अकेले पार करने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्या मैं तुम लोग के साथ पार्टी बना सकती हूँ? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, एक तो हम खुद इतनी आसानी से सर्वाइव कर रहे हैं और तुम्हें साथ में लेना ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके बोलती है, नहीं मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो, मेरा प्रोफेशन एक हीलर का है और तुम्हें कोई भी जख्म होंगे, घाव होंगे तो मैं उन्हें आराम से हील कर दूंगी। फिर वो सांप की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि अगर तुम ऐसे जहरीले सांपों से दोबारा लड़ोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए इनका जहर निकाल के तुम्हारे हथियार पे लगा सकती हूँ, जिससे उनका पावर बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ मत छोड़ो। और ये सुनते ही भाई अपने जैंग का दोस्त एकदम खुश हो जाता है। वो बोलता है, अरे वाह, तुम तो हील भी कर सकती हो और हमारे हथियार की पावर भी बढ़ा सकती हो, क्या बात है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है, ये हीलर ये तो टॉप 10 हाई प्रोफेशन में आता है, मुझे इसे साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और जितना मुझे लगता है कि हमारी आगे लड़ाइयाँ जो होने वाली है, मुझे तो लगता है हीलर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी बिगनर स्टाइल में। और फिर अगर मैं आसानी से हील नहीं कर पाया फुल हेल्थ पे, और मैं पिछले बार जॉब चेंज के कारण हील कर पाया था, अगर मैं जॉब चेंज उस वक्त नहीं हुआ होता तो पता नहीं अभी तक में मेरा क्या हुआ होता। फिर वो लड़की की तरफ हैंडशेक करते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरा नाम जियांग काई है और इसका नाम युआनजू है, चलो अपना पार्टी बनाते हैं और फिर अपने रास्ते की तरफ चलते हैं। लड़की बोलती है थैंक यू। उसके बाद उसका दोस्त जियांग के कानों में बोलता है, अरे वाह काई, तूने तो अपना दिमाग इतनी जल्दी बदल लिया, इतनी जल्दी कोई फैसले बदलता है क्या? लगता है तू उसे पसंद करने लगा है। मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे ज्यादा बोलेगा ना तेरी पिटाई कर दूंगा। और तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, वो अर्थ पे होता है। और देखो जियांगजोंग सिटी का एक सीन रहता है और यहाँ पे जो नहीं पोर्टल से जो गॉड स्टार पे जाया जाता है, जो वही पोर्टल वाला सीन रहता है बेस नंबर 18 के पास। एक रिसर्च लैब में एक साइंटिस्ट बैठ के कंप्यूटर पे देखते रहता है और वो बोलता है कि अभी के टाइम जो रेस्ट वॉचेस नहीं रहते वो बहुत कमाल के आने लगे हैं और एकदम कोई भी आदमी गॉड स्टार पे कहाँ है, क्या कर रहा है, हमें सब पता चल जाता है। तभी पीछे से कोई आता है और वो बोलता है, हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए, मैंने सुना है कि अभी के रिस्ट वॉचेस जो एकदम ब्रांड न्यू वाले आए हैं ना, वो तो सभी टाइप का डाटा डेविल स्टार से ला सकते हैं और जितना ही अच्छा होगा रिस्ट वॉच उतने ज्यादा फंक्शन होंगे इसके साथ। दिखाया जाता है कि वो एक
लड़की रहती है जिसका नाम सू लैन होता है, जो कि बिगनर स्टाइल की इंस्पेक्टर रहती है, जो कंप्यूटर पे नहीं बैठा रहता है, वो प्रोफेसर रहता है। वो उसे बोलती है, प्रोफेसर ली, हमारे जितने जो नए लोग जो भी न्यूबीज गए हैं वो कैसा कर रहे हैं? मेरी छोटी बहन भी उन्हीं के साथ गई है, क्या वो ठीक ठाक कर रही है? मेरे को लगता है ना ये सू आई की सिस्टर है, ठीक है, और हम उसे अगले बार से सू आई बुलाएंगे और इसे सू लैन बुलाएंगे तो सही रहेगा। प्रोफेसर ली बोलता है कि जितना तक मैंने उनका जीपीएस लोकेशन देखा है बिगनर्स के रिस्ट वॉचेस से, और मुझे तो लग रहा है बहुत सारे मर चुके हैं। और जहाँ की तुम्हारी बहन का बात है सू आई के बारे में, तो रुको मैं देख के बताता हूँ। मुझे तो लगता है कि उसने कुछ 2 लोगों के साथ पार्टी बना ली है। तभी वो एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या पार्टी बना ली? यार इतने डरपोक है ना, उसे अभी से पार्टी बनाने की जरूरत पड़ गई। मैंने उसे समझाया भी था बिगनर के टाइम में पार्टी ना बनाए यार। उसके बाद फिर ये लड़की देखो, वो इसकी बहन रहती है, वो चिंता कर रही थी, फिर वो बताती है कि मैं इसीलिए मना कर रही थी कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना बिगनर स्टाइल में, उतना ज्यादा उनके पीछे बीस्ट गॉड वगैरह पड़ने वाले हैं और उनके जान को हमेशा खतरा रहेगा। और फिर भाई साहब हमें अपने तीनों कैरेक्टर्स को दिखाया था जिनके पीछे 2 बीस्ट गॉड एकदम खतरनाक स्टाइल में खड़े होते हैं और तीनों एकदम आगे की तरफ देख रहे होते हैं। हमें पोर्टल के पास का सीन दिखाया जाता है और सुआई की बहन प्रोफेसर से बात कर रही होती है। प्रोफेसर बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने अभी जस्ट तो बीस्ट गॉड को इसकी जो बहन रहती है उसके पास मैंने डिटेक्ट किया है। तभी उसकी बहन चौंक के बोलती है, अरे नहीं, एक बीस्ट गॉड तो आराम से कोई भी न्यूकमर को तुरंत मार सकता है और 2 सुआई के सामने 2 आ गए तब तो उसके बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। और वो बताती है कि अगर घोस्ट स्टार पे किसी का डेथ हो भी जाए तो उतना कोई खास नहीं है, क्योंकि गेम में जैसे नहीं कैरेक्टर लोग मरते हैं सेम उसी तरह वो भी मरते हैं, बट इसका सबसे ज्यादा असर होता है उनके मेंटल ट्रॉमा की तरफ। और वो बोलती है कि ये कोई फिजिकल हार्म तो इसमें नहीं होता, कोई शरीर को चोट वोट नहीं लगती क्योंकि बॉडी तो अर्थ पे रहता है। और भाई उनने जो रियल डेथ एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उसके बाद उनका मतलब साइकोलॉजिकल एकदम बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो जाता है। उन्हें हमेशा जैसे कि हमें एक लैब का सीन दिखाया था जहाँ पे एक पीछे कोई बोल रहा होता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को देखा, वो मुझे टुकड़े टुकड़े करके खा रहा होता है, और एक सामने तो शीशे में ही चिपका पड़ा होता है, बोल रहा है भाई मॉन्स्टर आ गया, भागो भागो यहाँ से भागो। और तभी सुआई की बहन दूसरी तरफ जाते हुए बोलती है कि मैं अपने बहन को जरूर वहां से बाहर निकालूंगी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाऊंगी। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इसलिए करवाएगी ताकि उसके मन में अगर वो उसका डेथ हो गया होगा तो वो डर हट जाए। उसका एक प्रोफेसर से रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि सुआई अभी मरी है। तभी उसकी बहन शॉक होकर बोलती है, क्या? और फिर वो बताता है कि वो 2 हमने जो बीस्ट गॉड का सीन नहीं देखा था वो एकदम अचानक से गायब हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। हॉल में सब एकदम चौंक जाते हैं। उसकी बहन भी बोल रही होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? और हमें 3 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है और दोनों बीस्ट गॉड एकदम हमारे तीनों हीरोज की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई इसका दोस्त तो एकदम ही फट्टू है, ये तो सबसे भाग रहा होता है और वो बोल रहा है, हे भगवान वो क्या चीज है? और वो लड़की भी बोल रही थी, अरे बाप रे वो तो एक बीस्ट गॉड है, भागो भागो जल्दी भागो। और हमारा मेन कैरेक्टर सबसे आगे वो बोल रहा होता है, अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, जू और वो सुआई तो मेरे जितने स्पीड में भी नहीं भाग सकते, ये तो पक्का पकड़ा जाएंगे। फिर वो एक डिसीजन लेता है, वो घूमता है और वो बोलता है, जू तुम पहले भागो। फिर जू भी एकदम चौंक जाता है, काई तुम ये क्या बोल रहे हो? फिर काई उसे समझाते हुए बोलता है, देखो तुम आगे चले जाओ, मैंने यहाँ रोक के रखता हूँ ताकि तुम भाग पाओ। अगर हम तीनों यहाँ मर गए तो हमारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा, कम से कम 2 तो जिंदा बचेंगे। मैं इन्हें बस रोक सकता हूँ, मैं इन्हें मार नहीं सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा इन्हें यहाँ रोकने की। और वो दोनों में से एक बीस्ट गॉड के छाती में वो जो बीस्ट गॉड वाला हथियार रहता है वही दे मारता है और वो एकदम अंदर चले जाता है। वो सोचता है कि बस अब तो इसका काम तमाम, पर इससे बिल्कुल उल्टा होता है। यही बीस्ट गॉड उसके तरफ एक जोरदार पंच मारता है और वो दूर एक पत्थर में जाकर टकरा जाता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि बाप रे ये बीस्ट गॉड तो बहुत ताकतवर है, इसका हेल्थ तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने सोचा था कि मैं इसे एक पंच में हरा दूंगा, पर ये बहुत ताकतवर है। और वो मन में सोचता है कि क्या मैं सच में नोवा स्टाइल्स में ही मर जाऊंगा? क्या ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया? और दिखाया जाता है उसका दोस्त और वो लड़की एकदम रो रहे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है, काय वो एकदम डेंजर में है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसके पास जाके उसे उसकी मदद करें? क्या हम उसे बचाएं? और हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त हाफ रहा होता है गुस्से में और वो सोचता है। और तभी हमें उसके होम टाउन का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है रिवर मिडल सिटी में, अर्थ की बात है। और उसकी मम्मी किसी आदमी से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम जूजू को देखो, उसका नाम जू उसमें बताया, यहाँ पे इसके घर में जूजू करके बुला रहे हैं, मतलब प्यार से बुलाते हैं हो सकता है। तो वो उसकी मम्मी किसी को बोल रही होती है, तुमने जू को इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? तुम जू पे इतने पैसे क्यों खर्च करना चाहते हो? तुमने तो उसे जॉब चेंज मटेरियल भी खरीद दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने हमारे जू में ऐसा क्या देख लिया जो तुम उसके पीछे इतने पागल हो गए हो। फिर वो बोलती है कि वो तो लंबा है, ताकतवर है, पर देखो वो बहुत बड़ा फट्टू है, वो एकदम सबको से डरता है। और फिर वो और भी बोल रही होती है कि अगर कोई मॉन्स्टर उसे दिख गया वो लड़ेगा क्या? वो तो सबसे पहले अपना जान बचा के कहीं भाग रहा होगा, छुप रहा होगा। वो दूसरा आदमी टेबल पर से चाय उठाते हुए बोलता है, हाँ आपने तो सही कहा, लेकिन आपके बच्चे में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, वो इतना डरपोक होते हुए भी अपने किसी भी दोस्त को कोई ऐसा सिचुएशन में नहीं छोड़ेगा जहाँ उसके जान पे खतरा हो। और फिर वो बोल रहा होता है, और मैंने ये भी देखा है कि वो कमजोर होते हुए
भी लड़ेगा जरूर, वो अपने दोस्त की मदद जरूर करेगा। और घोस्ट स्टार पे होता भी ऐसा है, उसका दोस्त एकदम जोर से चिल्लाता है और वो एक बीस्ट गॉड की तरफ जोरदार पंच मारता है और वो पीछे उसे गिरा देता है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, तुमने मेरी रक्षा की, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं एक डरपोक हूँ? हम भाई हैं, भाई अपने एक साथ ही रहते हैं, और अगर चाहे वो मर भी क्यों ना जाए, मरेंगे भी तो साथ में। और फिर वो एक और बीस्ट गॉड को एक पंच दे मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, इसने तो एक ही पंच में एक बीस्ट गॉड को हरा दिया। वैसे डैमेज तो बहुत कम हुआ, लेकिन भाई साहब मानना पड़ेगा इसका जो मार्शल आर्टिस्ट वाला जो टैलेंट है ना, वो बहुत जबरदस्त है। और तभी सुआई भी अपने मेन कैरेक्टर को हील करती है और बोलती है, रुको जरा इंतजार करो। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है, और पता है ना तुम एक हीलर हो, तुम लड़ नहीं सकते हो। और फिर उसकी दोस्त भी चिल्ला के बोलती है, नहीं मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि जो जिसको भी चोट लगी हो मैं उसकी मदद करूँ। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी डरी हुई हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ से जा नहीं सकती। और तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि उस वक्त मेरे पिता के साथ भी यही हुआ था। वो जब बीस्ट टाइड से लड़ रहे थे, बीस्ट टाइड मतलब बहुत सारे बीस्ट से लड़ रहे थे, तब वो भी इसी लड़ाई में मारे गए थे, क्योंकि उनके पास कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं था, कोई उन्हें हील करने के लिए नहीं था। और जबकि अब मेरी टीम ही मुसीबत में है, तो मैं इन्हें छोड़ के कैसे चली जाऊं? और फिर वो एकदम अपनी मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से हील कर देती है। और मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है, मेरी सारी इंजरी हील हो गई, अरे वाह, तुम तो सच में मौत से नहीं डरती हो। और फिर वो सोच रहा होता है कि अगर हम तीन एक साथ भी लड़ेंगे, इतना ज्यादा हम डैमेज उन्हें बीस्ट गॉड को नहीं पहुंचा पाएंगे, फिर हम क्या करें? तभी हमारे मेन कैरेक्टर में एक आइडिया सूझता है और वो पास्ट का सीन याद करता है, जब उसे सुआई बोल रही होती है कि अगर कोई पॉइजनस सांप तुम्हें मिलेगा तो मैं उसके पॉइजन से तुम्हारा वेपन अपग्रेड कर दूंगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो सांप वाला कार्ड निकालते हुए बोलता है, तुमने कहा था तुम सांप के जहर का इस्तेमाल कर सकती हो, ये लो, इसका जितना जहर है वो मेरे हथियार के ऊपर लगा दो। ये फिर लड़की बोलती है कि पता नहीं, पर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। तभी वो प्रोसेस स्टार्ट कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, ये बस एक ही तरीका है जिससे हम इसे मार सकते हैं, और बाकी हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। और अगर इसने फिर से हमला किया तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। और जू जब तक उससे लड़ रहा है तब तक हमारे पास समय है। मेरा अटैक तो इतना ज्यादा खास भी नहीं है, मैं इतना ताकतवर भी नहीं हूँ, अगर मैंने बीस्ट गॉड को मारा तो वो एक ही बार में मर जाए। और सुआई तो बस एक हीलर है और मेरा अटैक जो बढ़ा सकता है वो सुआई ही है, बस हमारे पास एक ही मौका है। फिर वो सोचता है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, हम तीनों एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन बनाते हैं। फॉर्मेशन देखो, क्योंकि हमारा जो जू है वो शील्ड का काम कर रहा है, मार्शल आर्टिस्ट है, वो शील्ड बना के टीम को प्रोटेक्ट कर रहा है। सुआई हीलर है और हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैकर है, तो बन गया मस्त वाला टीम एकदम। फिर सुआई चिल्ला के बोलती है, पॉइजन अपग्रेड हो चुका है, अब तुम उससे लड़ सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर यही सुन के बोलता है, तो चलो पता करने का समय आ गया है, क्या सच में न्यूकमर्स कमजोर होते हैं? और वो बीस्ट गॉड की तरफ जोर से दौड़ रहा होता है और चिल्ला के बोलता है, जू बीस्ट गॉड को कंट्रोल करो, उन्हें रोको। तब जू भी बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। जब तक हम तीनों एक साथ टीम की तरह काम करेंगे, हमारे जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। और फिर वो एकदम से जू जो होता है वो एक बीस्ट गॉड को अटैक करता है, उसका ध्यान भटका देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जोर से उसकी तरफ लपट पड़ता है और वो बोलता है कि चाहे हम कितने कमजोर भी क्यों ना हो, पर ये बीस्ट गॉड, हम इससे जरूर लड़ेंगे। और वो कहता है, भाड़ में जाओ। और वो एक पीठ में वही पॉइजन वाला हथियार एकदम दे मारता है और एक जोरदार धमाका होता है और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने लेवल 2 बीस्ट को मार दिया है और आपका एक्सपीरियंस 5 हो गया है। और सब एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या? और वो लड़की भी बोल रही थी, ये काम कर गया। दूसरा बीस्ट गॉड अपने दोस्त को मरा हुआ देख बहुत जोर से चिल्लाता है और वो ना थोड़ा थोड़ा कांप भी रहा होता है, उसे डर भी लग रहा होता है। और उसी के सामने हमारे तीनों हीरोज खड़े होते हैं और जियांग अपने मन में सोच रहा होता है कि टीम वर्क तो वाकई काम करता है और अब हमारे सामने एक और है और हम इसे आसानी से मार सकते हैं। और दोनों एक दूसरे की तरफ जोर से बढ़ते हैं और हमें फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। इसमें पीछे से सुआई हील कर रही होती है, हमारा मेन कैरेक्टर और उसका दोस्त उस पे अटैक कर रहे होते हैं। और फिर हमें लैबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुआई की बहन सुलैन एकदम शॉक होते हुए बोलती है, क्या ट्रांसमीटर का डाटा ये दिखा रहा है? क्या सही में उन्होंने 2 बीस्ट गॉड को मार दिया? बाप रे, ये कितना मुश्किल है। तुम्हें पता है एक बीस्ट गॉड आराम से न्यूकमर्स की पूरी टुकड़ी को आराम से मार सकता है और वो 3 लोगों ने मिलकर 2 को मार दिया। ये तो बहुत यूनिक सी बात हो गई। तभी साइंटिस्ट बोलता है, वही तो, और तुम्हारी बहन का जो वॉच का डेटा था उससे भी हमने इस चीज को वेरीफाई किया है और तुम्हारी बहन के पास तो मारने की भी कोई एबिलिटी नहीं है और बाकी जो 2 लोग हैं उनकी टीम में वो तो खुद लेवल 1 के हैं, तो फिर वो उन्हें कैसे चोट पहुंचाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो बोलता है कि इस पॉइंट से अगर हम देखें तो किलर सिर्फ एक ही हो सकता है जिसका नाम जियांग काई है और वो उन्हीं के टीम में है। पर इसमें भी एक बहुत बड़ी अजीब बात है और वो ये है कि हम उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता कर पा रहे होते हैं और हमें लैब में दिखाया जाता है कि सब लोग अपने जियांग काई का प्रोफाइल अपने स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। और फिर सुलैन बोलती है, क्या उसका कोई ऑक्यूपेशन ही नहीं मिल रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो अपने मन में सोचती है कि 2
बीस्ट गॉड को उसने आराम से मार दिया और उसका कोई प्रोफेशन ही नहीं है, ये न्यू कमर एक किस तरह का आदमी है। और फिर हमें वापस गॉड स्टार का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लगभग शाम होने वाली रहती है और फिर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा रहता है कि जियांग काई आपने लेवल 2 के बीस्ट गॉड का 2 डेड बॉडी आपने कलेक्ट कर लिया है। और वो 2 कार्ड्स हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाते हैं और फिर तीनों एकदम राहत की सांस लेते हुए जमीन पर लेट के सुआई बोलती है, अरे वाह हम जीत गए, हम जीत गए। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त जू बोलता है, हा मैंने तो ये विश्वास ही नहीं किया था काय कि तुम इतने स्मार्ट हो गए, तुम तो बहुत कमाल के हो। और फिर सू आई एकदम से खुशी होते हुए बोलती है कि चलो अब तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी भी बीस्ट गॉड को आराम से हरा सकते हैं। अब तो हम आसानी से एकदम एंड तक पहुंच सकते हैं। वो ट्रायल का एंड नहीं, वो शहर पहुंचना था। वही वो बोल रही होती है कि हम तो एकदम आराम से डायरेक्ट एंड तक ही चले जाते हैं। उसका दोस्त भी वही बोलता है, हाँ हम सीधे एंड को चलते हैं ना, बीच में फिर क्या फायदा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बैठते हुए बोलता है, देखो हमें वहां जाने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है और हमें फाइनल डेस्टिनेशन जो है हमारा शेंगियोर सिटी, वहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम मिल रहा है, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और उसके दोनों दोस्त एकदम शॉक होकर बोल रहे होते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये, उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, चिंता मत करो, तुम ये तो जानते होगे ना कि हमारे जितने पॉइंट्स होंगे वो कैलकुलेट किए जाएंगे जब हम ट्रायल पास करेंगे। तो तुम्हें एक और बात ये पता होगी कि अगर तुम टॉप 3 में रैंकिंग अगर तुम्हारी आ जाती है तो तुम्हें मिलिट्री से रिवार्ड दिया जाएगा और वो रिवार्ड इक्विपमेंट्स होते हैं मैक्सिमम बार। और तुम्हें पता है जो मिलिट्री द्वारा हमें इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे उनका लेवल क्या गजब रहता है। अगर किसी को गॉड स्टार पे सही में इम्प्रूवमेंट करना है ना, उन्हें बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, तो वो इक्विपमेंट बहुत काम आते हैं। और देखो अब हम किसी भी मॉन्स्टर को आराम से मार सकते हैं और मॉन्स्टर मारने से हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो जरा इस बात को सोचो, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे क्या हमारे पास उतने ज्यादा चांसेस नहीं होंगे कि हम टॉप 3 में आ जाएं। और ये बोलता है अपने दोस्तों की तरफ फिर देखते हुए बोलता है, तो क्यों ना हम सबसे पहले सभी मॉन्स्टर को मार के सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमा लें और फिर हमें रिवार्ड्स मिलेगा। तो सोचो क्या मजा आएगा। बस भाई ये दोनों बात सुनते ही इसके दोनों दोस्त भी एकदम हैरान हो जाते हैं। उन्हें वो समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई इनके पास इतना मस्त वाला प्लान है। और फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर का दोस्त क्या कर रहा होता है, पेड़ पे डंडिया पीट रहा होता है और वो पूछ रहा होता है, काई तुमने ये क्या कर दिया है भाई, ये कैसा तरीका है पॉइंट्स कमाने का। वैसे मुझे डर तो नहीं लग रहा, बट क्या मैं इन सारे सांपों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाऊंगा। और वो पेड़ पर एकदम डर से डंडे बजा रहा होता है और तभी सामने से एक सांप दिखाया जाता है और फिर वो जोर से बोलता है, क्या मैं पहले मरने वाला हूँ क्या। और वो एकदम डरा हुआ होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पेड़ के ऊपर बैठा वो बोलता है, जू अरे हिम्मत मत हारो, तुम तो एक मार्शल आर्टिस्ट हो यार और तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ही यही होना चाहिए कि तुम आसानी से लड़ सको और उनसे तुम अपना बचाव कर सको। और फिर वो बोलता है कि अगर देखो अगर तुम्हें कुछ हो भी जाता है ना, तो एक हीलर भी हमारे पास पेड़ पे बैठी हुई है। वो सुआई के बारे में बोल रहा होता है और ये बोलता है वो तुम्हें कभी भी हील कर देगी। भाई साहब वो डायरेक्टली मतलब उसके पैसा बेट की तरह यूज कर रहा होता है, देखो तो। फिर वो बोलता है कि अभी भी तुम मरना चाहते हो और फिर हमें दिखाते हैं कि वो तीनों सांपों ने जू पे अटैक कर दिया होता है। बस एकदम फ्लैश की स्पीड में हमारा मेन कैरेक्टर उन सांपों की तरफ बढ़ता है और बोलता है इतनी आसानी से नहीं, और वो तीनों सांपों को क्रैश कर देता है एकदम भयंकर वाला, जस्ट सडन डेथ हो जाता है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने 3 लेवल 1 स्नेक को मार दिया है और आपका एक्सपीरियंस 10 हो गया है। उसे 100 एक्सपीरियंस कलेक्ट करने हैं ताकि वो लेवल 2 जा सके, अभी तक उसके पास 10 ही हुए हैं। फिर वो बोलता है कि देखो घोस्ट स्टार का रूल ना बहुत सिंपल है और यहाँ पे सिर्फ एक ही नियम अच्छे से काम करता है, जो मारेगा उसी को एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब देखो जो प्रे को मारा सिर्फ वही एक्सपीरियंस मिलेगा, जो उसके साथ टीम में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मारने वाला है उसी को ही मिलेगा सिर्फ। और फिर वो बोलता है क्योंकि मैं ही हूँ जो अभी तक सभी मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा हूँ, तो सबने यही डिसाइड किया है, मतलब वो तीनों ने मिलकर यही डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं सभी एक्सपीरियंस गेन कर लेता हूँ, लेवल अप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वो लोग की बारी आएगी। और फिर हमें बैकग्राउंड में फाइटिंग सीन्स दिखाया जा रहा होता है कि सांप लोगों ने एकदम सबने अटैक कर दिया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सभी सांपों को धो रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मुझे अपने टीम की सेफ्टी और उनका ताकत बना रहना होगा ताकि हमारे टीम को कुछ ना हो। तो अब रात हो गई होती है और फिर हमारे सारे तीनों हीरोज जंगल में होते हैं और उनके आसपास बहुत सारे सांप मरे पड़े होते हैं। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि जियांग काई आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 100 एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लिया है और आपका लेवल 2 हो गया है और आपका डबल इफेक्ट भी ट्रिगर हो रहा है, जिससे आपके जो पॉइंट्स हैं वो डबल हुए जा रहे हैं। और फिर उसका एट्रीब्यूट विंडो दिखाया जाता है जहाँ पे लेवल 2 हो गया होता है। और जियांग बोलता है बहुत अच्छा, इन सभी सांपों को मारने के बाद मैंने आखिर लेवल 2 पहुंच ही गया और इन्हें मारने में टोटल 1 दिन का समय लगा है। तभी सुआई पीछे से खुशी होते हुए बोलती है जियांग कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फाइनली लेवल अप कर ही गए। फिर उसका दोस्त बोलता है चलो बात करते हैं कि तुम्हारे कौन से एट्रीब्यूट चेंज हुए
हैं लेवल अप करने के बाद। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यार मैंने तो 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स ऐड किए हैं और अभी मेरे पास 56 टोटल एट्रीब्यूट हैं लेवल 2 पे, ये इतना भी बुरा नहीं है। और भाई ये सुनते ही हमारे दोनों हीरोज की एकदम बोलती बंद, कि सोच रहे क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और तूने कितना बोला फिर से बोलना जरा। और फिर भाई जू एकदम अपना एट्रीब्यूट पैनल दिखाते हुए बोलता है अबे ये क्या हो गया, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि लेवल अप करने के बाद हम सिर्फ 4 ही एट्रीब्यूट्स लेवल अप कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, फिजिक, एजिलिटी और मेंटल पावर। पर आम लोगों के लिए तो सिर्फ 10 एट्रीब्यूट पॉइंट ही दिए जाते हैं जब हम लेवल अप करते हैं, और तेरे पास 20 आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर सुआई भी वही चीज बोलती है, और तो और लेवल 2 पहुंचने पे 56 पॉइंट्स, अबे तू तो लेवल 4 के बराबर हो गया है, ये कितना खतरनाक लग रहा है सुनने में ही। दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। और इन दोनों का भी हमें पैनल दिखाया जाता है, जो कि देखो दोनों लेवल 1 के रहते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स भी सब शो किए जाते हैं। और हमारे सुआई के पास सिर्फ 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं और हमारे जू के पास 26, मतलब अभी हमारा मेन कैरेक्टर सबसे आगे है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें समझाते हुए बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा एक प्रोफेशन है और मेरा प्रोफेशन ये है कि मुझे जो भी रिवार्ड मिलेंगे वो सब डबल हो जाएंगे, मुझे कोई पनिशमेंट भी मिलेगी ना भाई वो भी डबल होके मिलेगा, इसीलिए तुम एक काम करो, तुम दोनों ये बात किसी को नहीं बताओगे, ये हमारे बीच की सीक्रेट है। और फिर सुआई बोलती है अरे वाह वैसे मैं समझी नहीं, पर मुझे तो लगता है तुम्हारा प्रोफेशन बहुत ताकतवर है। और हमारा जू जमीन पे पड़े सांप को लात मारते हुए बोलता है हट बे, मेरा मार्शल आर्ट्स का टैलेंट तो इसके आसपास भी नहीं आता। और सुआई हमारे मेन कैरेक्टर के लिए क्लैप भी कर रही होती है। और तभी स्पेस टाइम से हमारी गॉडेस फिर से प्रकट हो जाती हैं और वो नोटिफिकेशन के थ्रू जियांग को बोलती है कि अब प्लेयर को प्रोफेशन दिया जाएगा लेवल 2 पे पहुंचने की खुशी में, जैसा कि तुम्हारा गैम्बलर वाला प्रोफेशन है और तुम्हारा डबल वाला टैलेंट एक्टिवेट हो गया है तो तुम्हें 2 प्रोफेशन दिए जाएंगे। और हमारे जियांग एकदम खुश होते हुए बोलता है वाह क्या बात है, तो अभी मैंने जो लेवल 2 पे खुद को अपग्रेड किया है और मुझे जो 2 प्रोफेशन दिए जाएंगे, क्या मैं इन 2 प्रोफेशन को आराम से यूज कर सकता हूँ। और तभी जू एकदम शॉक होते बोलता है अरे भाई तेरे स्किल्स तो सही में कमाल के हैं। और सू आई भी बोलती है हाँ बहुत ताकतवर। और तभी नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है और गॉडेस बोलती है हाँ तुम उन्हें यूज कर सकते हो। फिर वो बताती है कि तुम्हारा जो पहला स्किल है जो तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हारा पहला स्किल है घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड। और फिर हमें ये कार्ड का डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, जो कि होता है कि जब भी कोई एक आइटम फेंकता है तो उसका पेनिट्रेशन पावर सिर्फ 20% होता है, और जब तुम कोई कार्ड टाइप आइटम फेंकोगे, हाँ इसमें आइटम कार्ड नहीं होने चाहिए, पता चला आइटम कार्ड ही फेंक दिए तो फिर वो काम नहीं करेगा। जब कोई तुम कार्ड टाइप आइटम फेंकोगे उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होगा वो 200% बढ़ जाएगा, और इस ये यूज करने के लिए मेंटल पावर कंजप्शन भी 100% बढ़ जाएगा। और ये स्किल फ्यूचर में अपग्रेड भी की जा सकती है। और सेकंड प्रोफेशनल स्किल जो है वो होती है घोस्ट आई कंसंट्रेशन, और उसके बारे में हमें बताया जाता है कि जो विजुअल रेंज है तुम्हारे आंख की और जो तुम्हारी ट्रैकिंग एबिलिटी है वो 50% से बढ़ा दी जा रही है, और इसे यूज करने के लिए तुम्हारा मेंटल पावर कंजप्शन भी 100% से बढ़ाया जा रहा है, और ये स्किल भी तुम फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। और हमारे मेन कैरेक्टर उन दोनों स्किल्स को देखते हुए बोल रहा होता है कि क्या दोनों लॉन्ग रेंज स्किल्स हैं। और फिर वो बोलता है कि वैसे तो मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करें, बट गैम्बलर तो मेरे लिए बहुत मस्त प्रोफेशन साबित हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि गैम्बलर में सारे इसी टाइप के अच्छे कार्ड्स मिलने वाले हैं मुझे। और फिर वो अपने टीम मेंबर्स को बोलता है अच्छा ठीक है, मैं अब बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, अब हम आसानी से मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं और हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। और सुआई हंसते हुए बोलती है हाँ हाँ। और हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त पीछे अभी भी एकदम मुंह फुलाए हुए रहता है, वो बोलता है अबे इसकी तो चलो इसे भी थोड़ी देर के लिए मजे करने दो। और फिर 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि लेबोरेटरी का होता है। सब स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं और वो प्रोफेसर आके सुलैन को बोलता है इंस्ट्रक्टर 2 दिन बीत चुके हैं और मुझे तो विश्वास हो रहा है कि आपकी बहन अभी तक जिंदा होगी कि नहीं होगी इसका कोई भरोसा भी नहीं है। सुलैन भी बोल रही है हाँ ऐसा हो सकता है। फिर वो सर हिलाते हुए बोलती है वो जो नई टीम है ना वो अभी तक सर्वाइव कर रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जियांग काई जो है उसके पास अभी भी कुछ ताकत बाकी होगी। और तभी लेबोरेटरी में कोई दौड़ के अंदर आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है सभी कॉमरेड्स जो कि नोवाइस एरिया की देखरेख कर रहे हैं ध्यान दो, नोवाइस ट्रायल अभी डेंजर में आ चुका है और सभी को अलर्ट कर दो, जल्द से जल्द अलर्ट कर दो सभी को। और सब लोग जो लैब में होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और सुलैन बोलती है क्या ऐसा क्या हो गया। और तभी वो एक्सप्लेन करते हुए बोलता है हमारे सुपीरियर्स ने ये डिटेक्ट किया है कि हमारे जो दूसरी कंट्री एल है ना उन्होंने स्टोअवेज भेजे हैं ताकि वो हमारे कंट्री के नोवाइस एरिया में घुसे और उन्हें एकदम बर्बाद कर दें। और ये बहुत रेयरली होता है पर ये बहुत बड़ा इन्वेजन है, ये इसी बार हो रहा है। और फिर पीछे से हमारे जो नोवाइस ट्रायल्स रहते हैं उनका एक हेड निकलते हुए बोलता है हमें बहुत जल्द से जल्द इसे रोकने की तैयारी करनी चाहिए, इस सिचुएशन के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और फिर हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि होता है वी यिंग और वो रिवर मिडिल सिटी के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भाई इस आदमी का ऑरा ही देख
के लग रहा है भाई बहुत बड़ा आदमी होगा। और तभी सुलैन बोलती है क्या बात कर रहे हो, बहुत सारे स्टोवेज आने वाले हैं, क्या सही में मिस्टर वे? फिर मिस्टर वे बोलते हैं हाँ पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते और ये फेक तो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे यहाँ आना पड़ा है। और फिर सुलैन मन में सोचती है अरे नहीं, स्टोवेज तो बहुत खतरनाक लोग का ग्रुप रहता है जो कि कंट्री एल के थ्रू हमारे नोवा स्टाइल्स में भेजे जाते हैं। उनकी स्पेशलिटी यही होती है कि वो हमारे न्यू कमर्स को मार दें और वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। और हमें तभी नोवा स्टाइल्स का एरिया दिखाया जाता है, वो एक बैरियर टाइप का रहता है, उसके पीछे से लोग बोल रहे होते हैं ओह कम ऑन। उसके फिर इधर कुछ लोग आगे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे, हम पे भरोसा रखो। और फिर हमें बताया जाता है गॉड स्टार पे रूल्स इस तरह बनाए गए हैं ताकि जो एडवांस प्लेयर्स हैं वो उसमें एंटर नहीं कर पाए और वो कोई भी न्यू कमर की मदद भी ना कर पाए। न्यू कमर सिर्फ अपनी मेहनत पे ही पास हो पाएंगे, उन्हें कोई दूसरा मदद ना कर सके। और हमें तभी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और वो पोर्टल में कुछ उधर शाइन कर रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो एल कंट्री है उनके स्टोरेज बहुत अलग होते हैं, वो अपने प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं और वो आराम से नोवाइस एरिया में आ जा सकते हैं और दूसरे कंट्री वाले उन्हें रोक भी नहीं सकते, उनके पास ऐसी ताकत होती है। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और सभी स्टोरेज मिलके एक प्लेयर को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं, वो भी चिल्ला रहा होता है नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और फिर हमें बताया जाता है कि स्टोरवे हमेशा बहुत गंदी हरकत करते हैं और उन्हें मारने से पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उन्हें इतना गंदा मौत देते हैं ना कि वो बाद में भी डरते रहते हैं। और इसी सब के कारण हमारे जितने भी नए प्लेयर्स होते हैं वो एकदम बहुत खौफ में होते हैं और उन्हें बहुत गंदा वाला ट्रॉमा हो जाता है। उन स्टोरवेज का पर्पस ही यही रहता है कि वो हमारे जितने नए लोग हैं सबको टॉर्चर करें और उन्हें घोस्ट स्टार जाने से इतना डरा दें कि हमारे जितने प्लेयर्स है सब बहुत कम हो जाए और दूसरे कंट्री के प्लेयर बढ़ जाए। और तभी एक लैब में एक डरा हुआ आदमी बोल रहा होता है नहीं नहीं, तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं फिर से घोस्ट स्टार नहीं जाऊंगा। और शायद उसके साइड में जो दो साइंटिस्ट खड़े होते हैं वो उसे समझा रहे होते हैं। और फिर सुलैन अपने बेंच पर जोर से मुक्का मारते हुए बोलती है डैम इट। और फिर वो बोलती है सुआई की इंड्योरेंस तो बहुत बुरी है, अगर उसने ऐसा कुछ देख लिया तो फिर। तभी उसका बात काटते हुए डायरेक्टर वी बोलता है कि पर हमें इन सब चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए हमारे न्यू कमर्स के लिए। ये एक रेयर लार्ज स्केल इन्वेजन है और स्टोरवेज तो अभी तक में घुस भी चुके होंगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए हमें नोवा स्टाइल के लिए हमें बस प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इस बार हमारे पास सर्वाइवर सबसे कम या फिर नहीं के बराबर होंगे। अब तक में 20 स्टार पे रात हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे तीनों कैरेक्टर्स अभी भी जंगल में आगे तरफ मूव कर रहे होते हैं। और तभी जियांग को कुछ सेंस होता है और वो बोलता है वहां पे। और फिर पीछे उसका दोस्त जू बोलता है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? और फिर वो अपने हथियार को उठाते हुए बोलता है कि वहां पे कुछ है। और दोनों सोच रहे होते हैं अबे पागल वागल हो गया है क्या? फिर जू बोलता है अबे काई तू कर क्या रहा है, हम तो वहीं से तो अभी चल के आए हैं। और सुआई भी बोलती है वही तो, वहां तो कुछ भी नहीं है, हमने तो अभी जस्ट देखा था। अभी हमारा मेन कैरेक्टर घोस्ट आई कंसंट्रेशन यूज करता है और वो बोलता है नहीं वहीं पे है वो चीज। और फिर वो अपना बीस्ट गॉड वाला हथियार एकदम जोर से फेंकता है और वो बोलता है वहां पे पक्का कुछ न कुछ है। और वो हथियार भी एकदम स्पीड में जंगल को चीरते हुए एकदम आगे बढ़ता है और वो किसी चीज में टकराता है और वो देख के मेन कैरेक्टर एकदम खुश हो जाता है और वो उसी तरफ दौड़ते हुए बोलता है बिंगो चलो देखते हैं वहां पे क्या चीज है। और पीछे दोनों बोल रहे होते हैं एकदम शौक होके बोल रहे होते हैं अबे ये क्या कर रहा है। फिर जू भी पूछता है उससे कि भाई साहब सब कुछ ठीक है ना, तूने किस चीज को हिट किया यार, तू सही में पागल तो नहीं होता जा रहा है ना। और फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है और एक नोटिफिकेशन आया होता है कि जो जियांग काई है उसने लेवल 2 का शॉर्ट थॉर्न वाइल्ड बोर मार दिया है और उसका एक्सपीरियंस जो है 199 हो गया है 200 से। और हमें वो वाइल्ड बोर दिखाया जाता है और तीनों मेन कैरेक्टर्स खड़े होते हैं और जू उसके तो पसीने छूट गए होते हैं। वो बोलता है अबे तेरी तो काय, तू तो भाई तेरी आंखें तो चील से भी ज्यादा चौकी है और तू इतने दूर से एक वाइल्ड बोर को देख लिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और सुआई भी बोलती है वही तो, और ये लेवल 2 का वाइल्ड बोर है, भाई ने भाले फेंक के उसे मार दिए। और फिर जियांग बोलता है कि इसमें कोई देखो सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, ये तो बस मेरे नए स्किल का नतीजा है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो अभी जो वाइल्ड बोर को मारा था क्या आप उसकी बॉडी स्टोर करना चाहते हैं, और उसके साथ आपको छोटे छोटे थॉर्न्स भी मिले हैं जो कि 19 है। उसके पीठ पे जो नहीं लगे हुए थे कांटे छोटे छोटे वही वाले, अलग से मतलब सेपरेट वाले हैं। और फिर नीचे भी लिखा रहता है कि शॉर्ट थॉर्न्स को ना आप वेपन्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर यस पे क्लिक करता है और वो हमें बताता है कि अभी जो प्रोफेशन मेरे पास जो घोस्ट एंड फ्लाइंग कार्ड्स था ना उसके चलते मैं इतनी दूर तक आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो कर सकता हूँ। और फिर मेरा जो दूसरा टैलेंट है जो कि है घोस्ट आई कंसंट्रेशन, उससे तो मैं आराम से कोई भी चीज को बहुत दूर से ही देख सकता हूँ। ये तो मेरे लिए एकदम टेलीस्कोप जैसा हो गया और मैं कोई भी चीज को देखता हूँ ना तो एकदम स्लो मोशन में होता है
ताकि मैं आराम से उसे मार सकूं और मैं बहुत दूर से एकदम एक्यूरेटली उसे मार सकता हूं। और फिर हमें वो कार्ड्स दिखाए जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर फिर से हमें बोलता है, दूसरे शब्दों में बोलूं तो अब तो भाई मैं एकदम स्नाइपर जैसा ही हो गया हूँ। मेरे से जो लो लेवल के दुश्मन लोग होंगे, जो एनिमीज होंगे, उन्हें मैं दूर से ही आराम से मार सकता हूँ और वो तो मुझे नोटिस भी नहीं कर पाएंगे कि मैं वहां पे हूँ। फिर जंग अपने दोस्तों को बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे लेवल 3 पहुंचने के लिए बहुत कम एक्सपीरियंस चाहिए, तो चलो मॉन्स्टर मारते हैं और कहीं और जाके मारते हैं। और जू अभी भी एकदम चिंता में होता है कि भाई मैं तो अभी भी लेवल 1 पे ही हूँ यार। और तभी पानी में कुछ हलचल होती है और अंदर से आवाज आती है, आहा कैप्टन, हमारा दूसरा टीम तो बहुत लकी है। और फिर तीनों को भी कुछ हलचल पता चलती है पीछे की तरफ, और पानी में कुछ हलचल होते हुए अंदर से कोई निकलते हुए फिर आवाज होती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी हमें यहाँ पे पहुंचते ही खाना मिल जाएगा। और फिर एक और बोलता है तो अब, और अंदर से पानी के अंदर से एक आदमी निकलता है और वो बोलता है, हमें तो कुछ खेलने के लिए भी मिल गया है। और तीनों कैरेक्टर्स एकदम शॉक हो जाते हैं। और जांग बोलता है, तुम कौन हो? और वो जो आदमी पानी से नहीं निकला होता है वो बोलता है, चिंता मत करो बच्चे, हम कोई बुरे लोग नहीं है। फिर वो बोलता है, हम तो तुम्हारी बस थोड़ी चीड़ फाड़ करना चाहते हैं और हम तुम्हें टांग देंगे जब तक तुम्हारी सारी खून की बूंदें सूख ना जाए। और फिर वो बोलता है, ऐसा नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दें और कोई ह्यूमन बीस्ट गॉड जो रहता है उसे हम छोड़ दें ताकि वो तुम्हें चाट चाट के तुम्हें एक बहुत घिनौनी मौत दे। और वो चारों तरफ से हमारे तीनों कैरेक्टर्स को घेर लेते हैं। और फिर पानी के अंदर से एक और कैरेक्टर बाहर निकलता है और वो बोलता है, छोटे शब्दों में बोलूं तो कि बॉस को बस एक ही चीज चाहिए इस बार। और मेन कैरेक्टर उसे एकदम डरते हुए देख रहा होता है। और भाई इसका जो सूट होता है ना, अरे वो स्पाइडरमैन वो वल्चर वाला नहीं रहता, वही भाई एकदम सेम टू सेम बना दिए, पूरा बीक बीक लगा दिए। और उसके चारों तरफ एक डार्क ऑरा भी हो रहा होता है। उसका सूट भी एकदम गजब होता है। उसका नाम दिखाया जाता है जो कि सेकंड टीम का कैप्टन होता है, स्टोरवे के सेकंड टीम का कैप्टन भाई, वो कंट्री एल वाले का। और वो बोलता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे जो शैंगियो शहर के जितने जो नए न्यू कमर्स है ना, वो सारे टेस्ट फेल हो जाए। और फिर सुआई एकदम डरते हुए बोलती है, काई ये लोग, इन्हें तो मैं जानती हूँ। फिर वो बोलती है, ये तो वही स्टोरवेज हैं जो नए लोगों को मारने में हमेशा कभी भी पीछे नहीं हटते, वो सभी को मार के खत्म कर देते हैं। और जू एकदम शॉक होकर बोलता है, क्या? और हमारा मेन कैरेक्टर भी डरते हुए पीछे देख रहा होता है। और सुआई फिर उनका लेवल चेक करती है और बोलती है, यार मैंने तो ये भी देखा है कि ये सारे जितने लोग हैं ना वो सब लेवल 3 के ऊपर के हैं और उनमें से जो सबसे लंबा वाला है वो तो लेवल 5 का है भाई। वो कितने हैं वो तो छोड़ो, उनके पास एक लेवल 5 का पाथ स्ट्राइडर भी है। अभी जो मेरे करंट एट्रीब्यूट्स हैं मेरे लेवल के, उनसे मैं सिर्फ लेवल 4 के पाथ स्ट्राइडर से अच्छे से लड़ सकता हूँ। अगर मुझे लेवल 5 का पाथ स्ट्राइडर हराना है तो मैं इतना कह ही रहा होता है कि ओपोनेंट टीम का बॉस बोलता है, भाइयों हमारा समय आ चुका है, चलो कुछ मजे करें। और सब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उसी वक्त पीछे घूम के भागना शुरू कर देता है। और वो बोल रहा होता है, डैम इट, ये मेरे पास एक आखिरी रास्ता बचा है। फिर वो आवाज लगाते हुए बोलता है, जूजी आई, तुम दोनों एक टीम बना लो और हम अब अलग अलग दिशा में भागेंगे ताकि हम इनसे बच सके। वो दोनों भी दूसरी तरफ भागने लगते हैं और तभी उनका बॉस ऑर्डर करता है, ओह तो वो अभी से भागना शुरू कर दिए, क्या वो सही में डिवाइन ग्लोरी सिटी के लोग हैं? कितना डरपोक हैं ये। और फिर वो ऑर्डर देता है कि तुम में से 2 लोग उसके पीछे जाओ जो अकेले भाग गया, और हम बाकी वो दोनों को ढूंढेंगे और उन्हें अच्छे से टॉर्चर करके मजे लेंगे। और तभी पीछे से 2 लोग हाँ बोलते हैं, दोनों लेवल 3 के रहते हैं और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहे होते हैं। तभी चश्मे वाला बोलता है, क्या बात है, ये बच्चे को तो सही से पता है कि इसे भागना कैसे है। और दूसरा आदमी बोलता है, बट उसका क्या फायदा, हम तो उसे ऑलरेडी पकड़ने वाले हैं। और फिर उनके आंखों के सामने ही एमसी एकदम गायब हो जाता है। और तभी दूसरा आदमी बोलता है, ये क्या हो गया। और फिर वो अपने चारों बगल देख रहे होते हैं, उन्हें कहीं भी एमसी नजर नहीं आ रहा होता है। और तभी दूसरा आदमी फिर बोलता है, आहा बच्चे, क्या तुम मुझसे लुका छुपी खेलना चाहते हो। तभी चश्मे वाला बोलता है, ये तो बहुत मजेदार होते जा रहा है, हम सबसे पहले तुम्हारी टांगे ही काटेंगे ताकि तुम हमसे भाग ना सको। और उसी वक्त उसके तरफ बीस्ट गॉड वाला स्पाइक एकदम जोर से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और चश्मे वाला अपनी स्वॉर्ड से एक पोजीशन बनाते हुए बोलता है, वो रहा वो बच्चा तो हमसे लड़ने की भी कोशिश कर रहा है। फिर वो बोलता है, पर उसके एक छोटे से इस बचकानी हरकत से मुझे थोड़ी कुछ होने वाला है, इसका अटैक मेरे पे कोई काम नहीं करेगा। और जब उसे वो स्पाइक लगता है तो वो बहुत जोरदार लगता है, वो एकदम पीछे की तरफ फेंका जाता है। और पहला आदमी बोल रहा होता है, ये क्या हो गया। और फिर वो देखता है उसके फ्रेंड के ऊपर जो अटैक हुआ रहता है बहुत भयंकर होता है और वो एकदम हैरान होकर बोलता है, क्या हुआ, तुम उतने दूर कैसे चले गए, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। और वो जो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका होता है और वो पूछ रहा होता है, ये कैसे हो सकता है। फिर तभी मेन कैरेक्टर पेड़ों के बीच से बोलता है, बस एक ही शॉट में तुम इन्वेडर्स इतने ही ताकतवर हो क्या। और वो आदमी एकदम शॉक हो जाता है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने तो सोचा था कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए और तुम तो
बहुत बड़े लल्लू हो और वो बोर वाला स्पाइक्स अपने हाथों में लिए आगे आ रहा होता है। और तभी वो दूसरा आदमी डरते हुए लेवल चेक करने की कोशिश करता है और वो बोल रहा होता है कि अरे तुम तो एक न्यूबी हो ना, जो कि डिवाइन ग्लोरी सिटी से आए हो, तुमने मेरे लेवल 3 के टीममेट को कैसे मार दिया। और उसकी तरफ मेन कैरेक्टर अपनी डरावनी से ऑरा में उसके तरफ लगातार बढ़ रहा होता है। वो जब वो सब कुछ चेक करता है तो उसमें उसका लेवल वगैरह सब दिखा रहा होता है, लेकिन इसका जो एबिलिटी है वो नहीं शो कर रहा होता है। और वो आदमी डरते हुए बोलता है, क्या मेरे पास सिर्फ 45 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं, जबकि मैं लेवल 3 पे हूँ, और इस न्यूबी के पास तो पहले से ही 60 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। इतना वो बोल ही रहा होता है कि अचानक से उस पे हमला होता है और वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने खड़े रहता है और वो सोच रहा होता है, मैंने कर दिखाया, अब मेरे पास लेवल 4 पास्ट राइडर के बराबर मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं एक लेवल 3 के इन्वेडर को आराम से मार सकता हूँ। उसके बाद वो सोचता है कि मैंने इसीलिए इस दोनों को अलग अलग होने के लिए बोला था, ताकि मेरे पीछे कम इन्वेडर्स पड़े और मैं उन्हें आसानी से हरा सकूं। अब मुझे बहुत कम एक्सपी चाहिए लेवल 3 पहुंचने के लिए, और जितना कि मैंने अर्थ पे सीखा था, एक बार मैं किसी पास्ट राइडर को मार दें तो मैं उसकी, इतना वो कह ही रहा होता है कि उसके सामने गॉडेस प्रकट होती है और वो बोलती है कि तुमने एक पास्ट राइडर को मार दिया है, तुम उसकी रेस्ट वॉच कलेक्ट कर सकते हो। और वो उसे बोलती है, चूज करो, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम उसकी एक्सपी उसके गायब होने से पहले लेना चाहते हो। फिर वो बोलती है कि तुमने 2 लेवल 3 पास्ट राइडर्स को मारा है और तुम दोनों से 100 एक्सपी ले सकते हो। और फिर वो बोलती है, जो तुम्हारा टारगेट अभी मरा है, अगर तुम एक्सपी ले लोगे तो वो उससे डबल अपना लॉस कर जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम खुश होते हुए बोलता है, क्या बात कर रहे हो, मैं सही में उनकी एक्सपी ले सकता हूँ, और मुझे फास्ट राइडर मारने से तो बहुत सारी एक्सपी मिल रही है और ये तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा है, तो मैं 100 एक्सपी लेना पसंद करूंगा उन दोनों से। और तभी गॉडेस हाँ बोल के उन दोनों से एक्सपी एक्सट्रैक्ट कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली लेवल 3 का हो जाता है। जियांग हंसते हुए अपनी स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, हाँ मैं तो लेवल 3 पे पहुंच ही गया। और उसका वो हमें स्टेटस विंडो दिखाया जा रहा होता है और उसके सारे एट्रीब्यूट्स भी। और तभी वो खड़े होते हुए बोलता है, मेरे पास अभी टोटल 76 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं और लेवल 5 के इन्वेडर के पास अराउंड 60 पॉइंट्स होंगे। फिर वो मरे हुए इन्वेडर्स का रेस्ट वॉच निकालते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, अब मैं वापस जाके जूजी और आई को बचा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास वो ताकत है। और हमें उन दोनों की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जूजी एकदम घायल होते हुए हांफ रहा होता है, वही सुआई अपने आप को हील कर रही होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई होती है। और तभी मास्क वाला फास्ट राइडर बोलता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट और एक हीलर, हाँ हमें तो यहाँ सबसे टॉप टायर प्रोफेशन मिल गया, वो भी आते ही। और दूसरा बोलता है, वही तो, ये तो बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रोफेशंस हैं। और तभी तीसरा बोलता है, अब हमें इन्हें एकदम मजे से टॉर्चर करना है। और हमें दिखाया जाता है कि सुआई जू को हील कर रही होती है और उसे बहुत ज्यादा चोटें आई होती है। सुआई ये भी सोच रही होती है और वो बोलती है, जूजी वो 2 इन्वेटर्स जो काई के पीछे गए थे, क्या वो सच में वापस आ पाएगा। जूजी फिर भी विश्वास रखते हुए बोलता है, वो आएगा, वो जरूर आएगा। उसके पीछे लड़कियां पहले भागा करती थी तो उनसे डर के भाग जाया करता था, लेकिन वो हमें बचाने के लिए जब भी हम डेंजर में हो, चाहे उसके दोस्त हो या उसकी फैमिली, वो आएगा, वो जरूर आएगा। फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन कितनी खतरनाक है। और हमें सारे विलेंस दिखाए जाते हैं। तभी उनका बॉस बोलता है, बहुत हो गया मजाक, चलो इनकी चमड़ी उधेड़ते हैं। मास्क वाला हाँ बोलता है। जूजी अभी भी प्रे कर रहा होता है कि वो जरूर आएगा, और होता भी ऐसा है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से उनके सामने आते हुए हमला करता है और वो स्पाइक से बहुत लोगों को एक ही साथ घायल कर देता है। और उसके दोनों दोस्त भी हैरान रह जाते हैं कि इतना स्पीड में कोई कैसे कर सकता है, वो उसे देख ही नहीं पाते हैं। तभी सुआई देखती है और वो बोलती है, ये कांटे तो। और जूजी एकदम मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे पता था काय वापस जरूर आएगा। तभी उनका बॉस बहुत डर जाता है और वो पूछ रहा होता है, कौन है वहाँ पे, क्या तुम सच में वही लड़के हो जो कुछ देर पहले यहाँ से भाग गए थे? अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर फाइट करो, पीठ पीछे वार क्यों कर रहे हो? और वो अपने चारों बगल देख रहा होता है और वो सोचता है, मैं उसे देख भी नहीं सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? क्या डिवाइन ग्लोरी सिटी में कुछ इस तरह के नए प्रोफेशन है जो कि एलिट्स को यहाँ बिगनर लेवल में आने देते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। और वो भागने लगता है। पीछे जू और आई उसे देखते रह जाते हैं। और तभी आई बोलती है, वो इन्वेडर ग्रुप का लीडर वो भाग रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर जियांग एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे भाई को इतना ज्यादा टॉर्चर किया, आगे भागते भागते अपनी जान तो पीछे छोड़कर जाओ। और वो स्पाइक एकदम जोर से उसकी तरफ फेंक देता है। वो स्पाइक तेजी से जाती है और उसके शरीर के आर पार हो जाती है और वो भी अपने दोस्तों की तरह वहीं दम तोड़ देता है। और जियांग, जू और आई के चारों बगल एकदम लाशें ही लाशें फैल जाती है। तभी मेन कैरेक्टर झाड़ियों से बाहर आता है और बोलता है कि मैंने उन सभी इन्वेडर्स को पहले ही खत्म कर दिया है। आई, तुम लोग कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? आई भी एकदम रोते
हंसते हुए बोलती है, काय तुम आखिरकार वापस आ गए। पर जू वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है और उसकी जो चोटें हैं उसे मैं भी अब हील नहीं कर पा रही। जू भी खांसते हुए बोल रहा होता है, काय मुझे पता था तुम हमारे लिए वापस जरूर आओगे, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों के साथ आगे और सफर कर पाऊंगा। और वह जमीन पे गिर जाता है। जमीन पर लेटे हुए वो बोल रहा होता है, काय और आय ये एडवेंचर जो कि मैं तुम लोगों के साथ किया अभी, ये बहुत अच्छा था। ये मेरी यादों में हमेशा बसा रहेगा। पर अब से तुम्हें ये अकेले करना होगा मेरे बिना, और तुम्हें अपना बेस्ट करना है। तुम्हें ये ट्रायल्स मेरे लिए पास करना ही होगा। आई तो एकदम रोने लगती है, जूजी बोल बोल के एकदम रोने लगती है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी जूजी बोल के उदास हो जाता है। और फिर वो अचानक से एक दुश्मन की बॉडी को लेकर जू के ऊपर जोर से फेंकता है और बोलता है, अबे क्या बकवास कर रहा है तू। और उसका दोस्त की एकदम आंखें बाहर आ गई होती है। वो बोल रहा था, हे भगवान क्या कर रहा है। और फिर आई भी शॉक हो जाती है कि ये कर क्या रहा है। और फिर मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि मैंने 6 इन्वेडर्स को जिंदा छोड़ दिया है और मैंने ये जानबूझ के किया है, और मैंने इन्हें इतना जख्मी कर दिया है कि ये और हमले नहीं कर सकते। तुम लोग इसे मारकर एक्सपी कलेक्ट कर लो ताकि तुम लेवल अप हो पाओ और अपने आप तुम फुल हेल्थ पे हील हो जाओगे। तभी सुआई बोलती है, अरे हाँ ये तो बहुत सही चीज है, तुम एक्सपी कमा सकते हो, तुम पास्ट राइडर्स को भी मारकर उनकी एक्सपी कमा सकते हो, और ये तो डेविल स्टार पे होता ही है। तभी जू बोलता है, क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? इसका मतलब ये है कि मैंने अभी अभी अपना मजाक बनवा लिया। और मेन कैरेक्टर फिर बोलता है, मुझे पता है कि तुम अभी अपना मजाक ही बना रहे थे। फिर वो हंसते हुए बोलता है, वैसे भी ये इन्वेडर्स ने तुम्हें अभी बहुत दर्द दिया है और तुम्हें पता है कि तुम्हें इनके साथ भी वही चीज करनी है, और जब तक तुम लोग इसे खत्म नहीं कर देते उन्हें एकदम बता देना कि कर्मा क्या होता है। और सुआई हंसते हुए बोलती है, काय तुम्हें क्या लगता है हमें ऐसा करना अलाउड है? और तभी तीनों के चेहरे एकदम डरावने हो जाते हैं। जियांग बोल रहा होता है, हाँ क्यों नहीं, ये तो वही बात है ना, हम इसे ही तो रिपेइंग बोलते हैं डिवाइन ग्लोरी सिटी में, और ये हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चर है। और जू भी उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, अच्छा तो ये एक ट्रेडिशनल कल्चर है, तो मैं इसमें अपना बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। और फिर वो सोच रहा होता है, क्या इतने खूंखार हैं ये लोग, मेरे पास मत आना। और तभी एक दूसरे रिसर्च सेंटर का हमें जगह दिखाया जाता है। वो होता है जो इन्वेडर डिवीजन नहीं आया रहता उनके डाटा रिसर्च सेंटर का। उसमें कोई चिल्ला रहा होता है, बहुत डरावना है, बहुत डरावना है। और बहुत सारे वार्निंग साइंस दिखाए जा रहे होते हैं और बहुत लोग उठ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, डिवाइन ग्लोरी सिटी का एक न्यूबी जिसने अभी हम सबको मार डाला है। और वो बोलता है कि वो तो इतना खूंखार है, हमसे भी ज्यादा खूंखार। और दूसरा आदमी उठते हुए बोलता है, मेरा लेवल एकदम तुरंत से गिर चुका है, मेरे सारे एक्सपीरियंस चले गए। और तभी कमरे के बाहर से मैनेजमेंट की जो टीम रहती है कंट्री एल की, उनका आदमी बोलता है, ये क्या हो रहा है, जो इन्वेडर्स अभी इतनी आसानी से हार गए और डिवाइन ग्लोरी सिटी के पास क्या कोई नया प्रोफेशन है और वो इन्वेडर से इतनी आसानी से लड़ सकते हैं। तभी हमें डिवाइन ग्लोरी सिटी का सीन दिखाया जाता है पोर्टल के पास का। वो साइंटिस्ट बोल रहा होता है, ये अच्छा नहीं है, मैंने जो डाटा सुआई के रेस्ट बाद से कलेक्ट किया है तो उनकी पार्टी जरूर इन्वेडर से भिड़ी होगी। उसकी बहन सूलैन एकदम चिल्लाते हुए बोलती है, क्या बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि सुआई ऑलरेडी। और तभी उसका बॉस कॉफी पीते हुए बोलता है, कोई भी ऐसा न्यूबी आज तक पैदा नहीं हुआ जो कि इन्वेडर्स के हाथों से बच जाए, पर तुम तैयार रहो, उन्हें पोस्ट डेथ थेरेपी जरूर देनी है। ये वो काउंसलिंग की बातें कर रहे होते हैं। तभी साइंटिस्ट प्रोफेसर बोलता है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डाटा मैं अभी स्क्रीन पर देख रहा हूँ उन्होंने वो मरे नहीं है, बल्कि वो इन्वेडर से भिड़ने के बाद उनका तो लेवल अप हो गया है। और ये सुन के बॉस और सूलैन दोनों के होश उड़ जाते हैं। सूलैन को तो विश्वास नहीं हो रहा है। फिर बॉस बोलता है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, वो मरे नहीं उन इन्वेडर से, और यहाँ तक कि वो लेवल अप भी कर लिए। क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो कि वो इन्वेडर्स हमारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं ये मॉन्स्टर्स मारने में? तभी साइंटिस्ट बोलता है, नहीं मैं भी यही बिलीव कर लेता, बट लेवल एक लेवल से थोड़ी बड़े हैं। मैंने जो डेटा देखा है उसमें मुझे ये पता चला है कि सुआई पूरे 2 लेवल से बढ़ गई है। क्या तुम्हें लगता है ये कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? और दोनों शौक रहते हैं, क्या बात कर रहे हो, उन्होंने इन्वेडर्स को मार दिया, और ये किसी के समझ में नहीं आ रही होती है। बॉस तो शौक के कारण अपना कॉफी का मग भी नीचे गिरा देते हैं। और सूलैन चिल्लाती है, कमांडर। और कमांडर एकदम उठते हुए बोलते हैं, जल्दी करो, मुझे सुआई की पार्टी से जितने डाटा हो सके मुझे जल्द से जल्द प्रोवाइड करो। तुरंत से प्रोफेसर वो डाटा हाजिर करने लगता है। वो स्क्रीन पे वो डाटा लाता है और कमांडर देखता है और हमारे तीनों हीरोज का डाटा स्क्रीन पर आ जाता है। और कमांडर बोलता
बोलता है हाँ वो तो सच में लेवल 3 के हो चुके हैं। अगर इन्होंने इन्वेडर्स को नहीं मारा तो ये इम्पॉसिबल है उन लोगों को इतना जल्दी लेवल अप करना। तभी पीछे से सुलैन बोलती है आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है? मेरी जो सुआई है वो कोई कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन उसका नहीं है और मार्शल आर्टिस्ट तो इतना ज्यादा डैमेज कर ही नहीं सकता, वो भी एक अर्ली स्टेज में। फिर वो बोलती है, फिर कमांडर बोलता है क्या तुम मुझे बोल रहे हो कि जियांग काई ने उन इन्वेडर्स को मारा और उनकी हेल्थ इतनी कम कर दी? क्या तुम पागल हो गई हो? फिर कमांडर बोलता है हाँ मुझे तो पहले से ऐसा लग रहा था कि जियांग काई ही ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके दोनों लेवल और प्रोफेशन अननोन है। ये क्या हो रहा है? तभी साइंटिस्ट बोलता है कि मैंने इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट कर लिया है। हमें जियांग काई का डाटा इसीलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि पास्ट राइडर के पास हमेशा कोई न कोई रिस्ट वॉचेस होती है ताकि उनके इंफॉर्मेशन हमें पता चलते रहे। पर जियांग काई के पास जो घड़ी है वो एकदम पुराने जनरेशन की है और हमने तो ये घड़ियां बहुत पहले ही सर्विस से बाहर कर दी थी। अब तो ये घड़ियां बनती भी नहीं है, इनका सर्वर बंद हुए 10 साल हो चुके हैं। इसीलिए इन रिस्ट वॉचेस के लिए इंटरनेट एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उसकी कोई भी डाटा ऑब्टेन नहीं कर सकते। और हमें दिखाया जाता है जियांग काई का जो रिस्ट वॉच रहता है वो एक फर्स्ट जनरेशन रिस्ट वॉच रहता है। और फिर सुलैन बोलती है क्या बात कर रहे हो, इस टाइम पे कोई ऐसी घड़ी भी यूज करता है क्या? कोई फर्स्ट जनरेशन एंटीक रिस्ट वॉच कैसे यूज कर सकता है? और कमांडर हंसते हुए बोलते हैं बहुत बढ़िया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी वो बोलते हैं जाओ और जितनी डाटा हो सके उतनी डाटा कलेक्ट करो जियांग काई के बारे में, उसके रियल लाइफ के बारे में। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि उसका प्रोफेशन क्या है। और पीछे दोनों लोग हाँ बोलते हुए अपने काम में लग जाते हैं।